Hello, everybody. Hope you are doing so good. I welcome you to some different session other than the business standard newspaper analysis. I'll be covering today Reserve Bank of India's very important report. Yes, I'm talking about state finances report that has been given by the Reserve Bank of India. This report is all about a study of budgets of the current financial year. So without wasting any further time, let's move on to our session. But I would like to tell you that before understanding this particular report, you must understand few topic. That is what is meant by revenue expenditure, revenue receipts, capital expenditure, capital receipts, fiscal deficit and revenue deficit. If you understand these six things very well, then report would be really a cakewalk for you guys. So before moving to report, we'll first look on revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts, capital expenditure, revenue deficit, and fiscal deficit. Okay, let's move forward then. Yes. So revenue deficit क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है मतलब क्या इट्स अ डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट्स जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रेसिट्स के तो आप बोलोगे इट्स अ रेवेन्यू डेफिसिट तो सर मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिट क्या होते हैं ये आप मुझे एक बार बता सकते हो क्या हाँ हाँ मैं वही बताऊंगा आपको मैंने उसी के लिए तो लेक्चर कंडक्ट किया है ओके सो रेवेन्यू रिसिट मतलब क्या यार गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशन से जो भी पैसा आ रहा है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट पहले तो समझो रिसिट मतलब क्या अगर कुछ पैसा राहुल को आ रहा है तो राहुल के लिए वो रिसिट रहेगा राहुल अगर कुछ पैसा खर्च कर रहा है तो राहुल के लिए वो पैसा एक्सपेंडिचर रहेगा ओके तो गवर्नमेंट को अगर कुछ पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगा दैट इज अ रिसिट फॉर मी गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा खर्च कर रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगा दैट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर मी अब ये रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या प्रॉब्लम है ये टर्म्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे ओके सो रेवेन्यू रिसिट मतलब क्या यार जो कंटिन्यूअस पेमेंट्स आते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ चालान्स इन द टर्म्स ऑफ पेनल्टीज ग्रांट्स डिविडेंड्स इन सारे चीजों को आप रेवेन्यू रिसिट बोलोगे ओके तो कैसे एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग से हम पढ़ते हैं पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो कुछ भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अच्छे से आप समझ जाओगे रेवेन्यू रिसिट्स मतलब क्या यार ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को आ रहा है और वो पैसे से ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो ऐसे पैसा आने वाले चीज को आप रेवेन्यू रिसिट बोलोगे ठीक है लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है यार पैसा आ रहा है तो पर अगर लोन आता अगर गवर्नमेंट लोन लेता वर्ल्ड बैंक से एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या कोई भी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उस केस में गवर्नमेंट की तो लाइबिलिटी हो जाती राइट ना उस केस में तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो जाती क्योंकि गवर्नमेंट लोन ले रहा है तो कैपिटल रिसिट्स में लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्योंकि लोन लेना इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट्स ठीक है तो रेवेन्यू रिसिट्स में लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है तो लोन इसका पार्ट होगा क्या नहीं होगा तो इसका पार्ट क्या होगा इसका पार्ट होगा टैक्सेस यार गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस हमसे कलेक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है कॉरपोरेट से जैसे प्राइवेट कंपनी से गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्टर से तो ये सारे टैक्सेस जब भी कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसकी कुछ लाइबिलिटी है क्या लोगों के तरफ या ये कंपनीज के तरफ कुछ नहीं
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा बाद में देना होता है क्या, हम लोगों को या फिर कंपनीज को या फिर एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को? नहीं। तो ये पैसा मिलने से, ये टैक्सेस मिलने की से गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, इसीलिए आप इसको रेवेन्यू रिसिट्स बोलोगे। ओके, और ये ऐसे भी रिसिट्स होते हैं जिसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स रिड्यूस नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा समझो यार, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को लोन दे रही है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है, सो लोन इज एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो लोन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंटिन्यूअसली पैसे मिल रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, तो वो चीज क्या हो गई? वो चीज आपका लोन हो गया और लोन आपका एसेट है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा लोन चुकता कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उस केस में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स रिड्यूस हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा लोन चुकता कर दिया। जब स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा लोन चुकता कर दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लोन एसेट था, वो भी एसेट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एसेट की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा पैसा वापस दे दिया। ठीक है, तो ये लोन की भी जो बात किया है मैंने, वो चीज आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी क्या? नहीं आएगी बॉस। ठीक है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लोन से आपका लोन पूरा चुकता करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट्स रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो ऐसे रिसिट्स जहां से लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही है और ना ही जिससे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, उसको आप रेवेन्यू रिसिट्स बोलोगे। अब ये जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट अगर आप पढ़ भी लोगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं आपको बताता हूं। टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी पैसा टैक्सेस के थ्रू आया है, उसको आप टैक्स रेवेन्यू रिसिट बोलोगे। जैसे मैंने बताया था, रेवेन्यू रिसिट्स में ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रही है, कॉर्पोरेट टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, तो गवर्नमेंट की कुछ लाइबिलिटी है क्या हमारे तरफ? नहीं है। सो दैट वाई इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स। और टैक्स कलेक्ट करने वाले रिसिट्स को हम टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स, देखो अभी गवर्नमेंट को डिविडेंड्स मिल रहा है यार, किससे? पीएसयू से। यार ओएनजीसी ने अच्छा पैसा कमाया है, बैंक्स ने अच्छा पैसा कमाया है, बीपीसीएल ने अच्छा पैसा कमाया हुआ है। दिस इज व्हाट? दिस इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन्होंने अगर अच्छा कुछ प्रॉफिट किया है, तो वो प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को कुछ शेयर्स मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट को कुछ उनका प्रॉफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कुछ ना कुछ अपने शेयर्स ओन करती है। तो जब भी वो पीएसयू को प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट को दे देगी। तो क्या इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है? नहीं। कोई उनके एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे? इसको आप रेवेन्यू रिसिट बोलेंगे। इसको आप नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये टैक्स है ही नहीं ना, ये तो प्रॉफिट्स है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट ग्रांट्स। ग्रांट्स मिल रहा है यार, फ्री में पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि ग्रांट्स जब मिलते हैं तो उस पर थोड़ी ना इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है। दैट इज द फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, under which government of India has nothing to pay back to the person who is giving the grants to the government. So grants तो एक free money है यार, उस पे ना कोई interest देने की जरूरत है। Okay. Interest payments received by the government on the money lent by it. Okay. यार गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दिया है, सपोज स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? उनको इंटरेस्ट देता जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा, तब क्या हो रहा है? लाइबिलिटी कोई बन रही है क्या गवर्नमेंट की? ऑब्वियसली नहीं बन रही है गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी। इंटरेस्ट पेमेंट्स यार उनका हक है, क्योंकि उन्होंने लोन दिया है। कोई एसेट्स रिड्यूस हो रहे क्या गवर्नमेंट के? नहीं हो रहे। इंटरेस्ट ही तो आ रहा है ना, उससे कौन से एसेट्स रिड्यूस हो रहे गवर्नमेंट के? ओके, अगर स्टेट गवर्नमेंट पूरा पैसा वापस लौटा देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो हम बोलते दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट। क्यों?
क्योंकि वहां पे एसेट्स रिड्यूस हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. I hope this is very, very, very clear. Interest payment is a part of revenue receipts. Uh, if the state government pay back the entire loan to the government of India, then that would be a part of capital receipt. Why? Because in that case, government of India's asset is getting reduced. Okay. और क्या यार, कोई चलान्स इशू कर रहा है हमें, हम जाते हैं ना, कहाँ पे जाते हैं हम, अगर रास्ते पे चल रहे हैं और हमने गाड़ी गलत जगह पार्क की है तो गवर्नमेंट हमसे चालान फाड़ती है. तो ये जो चालान भी फाड़ता है वो किस में आ जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स में. क्यों? क्योंकि उससे भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है. पेनाल्टीज भी गवर्नमेंट हम पे लगाती है अगर हमने वाटर टैक्स टाइम पे नहीं पे किया है, प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे नहीं किया है, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या यार? ऐसा खर्चा जिससे ना एसेट्स क्रिएट हो रहा है और ना ही लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो रहे हैं. ओके, ना ही लाइबिलिटीज भी रिड्यूस हो रहे हैं. देखो, सैलरीज यार, जब सैलरीज का खर्चा कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या हो रहा है? कोई एसेट्स बन रहे हैं क्या सैलरीज खर्चा करने के बाद? कोई एसेट्स नहीं बन रहे. ठीक है. लाइबिलिटी कोई रिड्यूस हो रही है क्या? कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि सैलरी तो हर महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने का काम ही है उनके एम्प्लॉइज को. तो किस तरह की लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई? किसी तरह की लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी. पेंशन यार, पेंशन का पैसा खर्च कर रहा है गवर्नमेंट, उससे कोई एसेट बन रहा है क्या? कोई एसेट नहीं बन रहा है. लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है क्या? कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है. ओके. इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन टैक्सेस. ओके. तो गवर्नमेंट भी टैक्सेस पे अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस पे कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है. लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है? नहीं हो रही है. ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स एंड अदर नेशंस. तो यार ग्रांट ही तो दिया हुआ है. जैसे मैंने बोला कि ग्रांट पे आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो क्या? नहीं प्रोवाइड करते हो. तो अगर ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा तो वो एसेट क्रिएट होगा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ही नहीं मिलने वाला है. एज सिंपल एज दैट. अगर ग्रांट के जगह पे लोन लिखा होता सो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों? क्योंकि वहां पे आपका एसेट क्रिएट हो रहा है. I hope this entire slide is very much clearer to you. If you have any kind of doubts, do let me know in the comment section. I would be more than happy to solve your queries. Next, we move on to gross fiscal deficit. But before understanding gross fiscal deficit, you must know about capital receipts and capital expenditure. Simple. Capital receipt क्या रहेगा? ऐसे रिसेट्स जहां पे लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है या फिर एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है यार. तो उसमें भी दो कैटेगरीज है. कौन से? एक तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स और एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स. ओके. डेट क्रिएटिंग यार, गवर्नमेंट लोन ले रहा है सो वो क्या है? लोन तो एक डेट ही है. ठीक है. तो गवर्नमेंट अगर लोन ले रहा है दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट. तो अगर गवर्नमेंट लोन ले रहा है तो उससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी तो क्रिएट हो रही है ना. ओके. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ टाइम के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा जिससे भी उसने लोन लिया है. सो लोन इज अ कैपिटल रिसिट. व्हिच काइंड ऑफ कैपिटल रिसिट? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट. नेक्स्ट इज मनी इन पीपीएफ एंड स्मॉल सेविंग स्कीम. यार हम जब हमारा पैसा पीपीएफ में डालते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम में डालते, जैसे किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, ये क्या है? ये बेसिकली हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को. हम बेसिकली लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट को. ऐसा बोल रहे कि हमने जो पैसा आपको दिया है आप वो कुछ साल तक यूज करो और उस पे आप हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करो. यही तो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ना पीपीएफ के अंदर, स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर. ओके. सो सपोज राहुल ने अपना पैसा 15 साल के लिए पीपीएफ में डाल दिया. तो राहुल गवर्नमेंट को बोलता है 15 साल तक आपको जो करना है वो पैसे के साथ करो, बट उसका मुझे इंटरेस्ट रेट दे दो. ठीक है.
और उसी के साथ 15 साल के बाद मेरा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है आप वो भी मुझे दे दो। तो ये क्या हुआ, राहुल एक लोन दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन द फॉर्म ऑफ पीपीएफ। तो अगर राहुल अगर पीपीएफ में पैसा दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो भी तो लाइबिलिटी होगी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पैसा कभी ना कभी वापस लौटाना पड़ेगा राहुल को। ओके, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स। ओके, तो पहले वाले डेट हो गए यार, लोन वाली चीजों की हमने बात की है, लोन्स की बात की है और पीपीएफ की बात की हुई है। पीपीएफ इज ऑल्सो ए लोन, स्मॉल सेविंग स्कीम इज ऑल्सो ए लोन दैट हैज बीन गिवन बाय द इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स मतलब क्या, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर एन एग्जांपल वेदांता में शेयर्स थे 60%, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा हम हमारे 20% शेयर्स को सेल कर देंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 20% शेयर्स अपने वेदांता से सेल कर दिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, 20% सेल किए मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप वो कंपनी में कम हो गई। ओनरशिप जब कम हो गई तो आप क्या बोलोगे कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स रिड्यूस हो गए, राइट ना। अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, वहां पे मेरे 100% शेयर्स है, तो 100% शेयर्स पे जो भी प्रॉफिट होगा वो राहुल का ही होगा। अगर राहुल ने वो 100% शेयर्स में से 50% शेयर्स बेच दिए, तो उस केस में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट अभी कंपनी करेगी राहुल की कंपनी, उस केस में राहुल को तो 50% ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस केस में क्या हो गया, राहुल की ओनरशिप वो कंपनी से रिड्यूस हो गई, मतलब ही राहुल के एसेट्स रिड्यूस हो गए वो पर्टिकुलर कंपनी से। क्यों, क्योंकि राहुल ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन। ये तो हमने बात ही किया है ना लास्ट स्लाइड में, कम से कम 2 या 3 बार बात किया हुआ है। ओके, next is capital expenditure. These are those expenditure, here should be expenditure which either creates an assets or reduce a liability. ठीक है यार, गवर्नमेंट अगर डिफेंस के लिए कुछ चीज पैसा लगा रहा है, वो बोलता है कि हमें डिफेंस का प्लांट कर्नाटका में सेटअप करना है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, अगर आपका प्लांट बनता है तो प्लांट बनना मतलब क्या, प्लांट इज एन एसेट, राइट। गवर्नमेंट बोलता है कि यार मैं खुद का रेलवे स्टेशन बनाऊंगा, रेलवे स्टेशन इज व्हाट, गवर्नमेंट का एसेट। क्यों, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से पैसा कमाएगा ना गवर्नमेंट, सिंपल एज दैट। तो ऐसी जो भी चीज है जिसके ऊपर से गवर्नमेंट पैसा कमाएगा, आप उसको एसेट बोलोगे। ओके, तो गवर्नमेंट ने अपना प्लांट बनाया डिफेंस का, अगर वो डिफेंस के प्लांट से अगर वो XYZ प्राइवेट पार्टी को अगर वो डिफेंस इक्विपमेंट सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर से तो पैसा कमा रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज ऑब्वियसली एन एसेट फॉर द कंपनी, दैट इज ऑब्वियसली एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पैसा खर्च करने की वजह से क्या हुआ है, गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है, इसलिए आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे, सिंपल। ओके, and loans given by the government of India to states। यार अगर जैसे हमने बात ही किया हुआ है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या देगा, स्टेट गवर्नमेंट उस पर कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट पेमेंट्स देते रहेगा। सो दैट इज अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि उससे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ओके, I hope this is clear. Just go through it once. ठीक है, आई होप यू गॉन थ्रू इट। अभी लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस हो रही है उसका भी एक एग्जांपल बता दो सर। हाँ सर बता दूंगा, कि मान के चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
100 मिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया है फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। वो लोन की मैच्योरिटी थी 10 साल के बाद, 10 साल की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो लोन को रिपे कर दिया 2 साल के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 मिलियन यूएस डॉलर में से 30 मिलियन यूएस डॉलर पे कर दिया आफ्टर 2 इयर्स। तो उस केस में क्या हो गया, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो गई ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 लाख पे कर दिया, 30 मिलियन यूएस डॉलर पे कर दिया। अभी उनकी लाइबिलिटी कितनी है? बस 70 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर लोन चुकता करता है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी अगर कम हो रही है, सो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहां पे बस आपको यही देखना है, जब आप भी रेवेन्यू के बारे में पढ़ोगे, कैपिटल के बारे में पढ़ोगे, बस यही देखना है, एसेट्स बढ़ रहे हैं क्या या एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं क्या, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या या लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है। अगर आपको ये चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेंडिचर बता पाओगे, कोई भी रिसिट बता पाओगे, if that is a part of revenue receipt or if that is a part of revenue receipt, if that is a part of revenue expenditure, if that is a part of capital expenditure. ओके, तो देखो, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रेवेन्यू रिसिट से और नॉन डेट कैपिटल रिसिट से, तो आप इसको बोलोगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट। तो यार फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, ये बुरी चीज है। क्यों बुरी चीज है? क्योंकि हमारे पास जितना इनकम ही नहीं है, जितने हमारे पास रिसिट्स ही नहीं है, हम उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। यार बुरी चीज है ना, ऑब्वियसली। बट इंडिया में ये चीज करनी पड़ेगी, इंडियन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट करना है। तो इसलिए आप देखोगे कि हमारे इंडिया में हमेशा फिस्कल डेफिसिट होता है। दैट इज गवर्नमेंट के इनकम से गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया की पोवर्टी भगानी होती है, इसीलिए उसको एक्सपेंडिचर तो करना ही करना पड़ेगा। तो हमेशा आप देखोगे एक्सपेंडिचर वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेवेन्यू। ओके, बिकॉज we are a underdeveloped country, we are a developing country, we are a poverty struck country. तो poverty को reduce करना है, developing से developed बनाना है, so obviously we need to have a lot of expenditure. जब इंडियन गवर्नमेंट डेवलप्ड हो जाएगा, तब मे बी हमारा जो एक्सपेंडिचर रहेगा दैट वुड बी लेसर दैन दी रिसिट्स। होप यू गॉट इट। सो अगर वो दो स्लाइड समझे हैं, तो यहाँ पे तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे बस फिगर्स को ध्यान में रखना है, फिगर्स को याद करना है और कुछ नहीं। चलो, सो यार आरबीआई की एक रिपोर्ट है, नाम क्या है, स्टेट फाइनेंसेस स्टेट ऑफ बजट 23-24। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है यार स्टेट्स का बजट कैसा है, स्टेट्स अपना पैसा कैसा खर्च करते हैं, स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये चीजों के बारे में बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट में बताती है। ओके, इस बार का थीम क्या है, रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। कितना उसको रेवेन्यू रिसिट्स में पैसा मिल रहा है, कितना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका, कितना कैपिटल रिसिट्स है उसका, ये चीजें आपको ये रिपोर्ट में बताई गई है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स मतलब यार इंडियन स्टेट्स की कितनी कैपेसिटी, वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, वो चीज भी यहाँ पे बताया गया है। ओके, सो ये एनुअल पब्लिकेशन है, याद रखना है हर साल में ये रिपोर्ट एक ही बार आती है। ओके, ये फाइनेंसेस बताती है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का, यू नो दिस। ये पब्लिकेशन कौन बनाता है पता होना चाहिए, ये पब्लिकेशन बनाता है डिवीजन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, जो कि एक डिवीजन है इन द डीईपीआर। ठीक है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। तो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है यार,
स्टेट का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, स्टेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या? देखो अभी तक आपको समझ गया ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, यहाँ पे आपको समझ गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। ये तो हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे हम स्टेट्स को कंपेयर करके स्टेट्स का एग्रीगेट डेटा लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इस साल के एंड में हमारे पूरे नेशन का, दैट इज पूरे स्टेट्स का मिला के ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए? 5.9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। ओके ये तो पूरे स्टेट की बात हुई। बट स्टेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या? हर एक स्टेट की बात कर रहे हैं, हर एक स्टेट की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना है? फॉर एन एग्जांपल 1% ऑफ जीडीपी। राजस्थान का स्टेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना है? 2% ऑफ जीडीपी। तो जब भी स्टेट की बात आ गई तो उसके आगे स्टेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आप बोलोगे। तो यहां पे बोला गया है कि 21-22 में जो आपका स्टेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट था वही सस्टेन किया गया है 2022-23 में, और वो कितना है? दैट इज 2.8% ऑफ जीडीपी, विच इज अगेन अ वेरी 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 गुड साइन, क्योंकि हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट अच्छा खासा कम है। किसके कंपैरिजन में कम है? हमारे बजटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से कम है। हमने सोचा था कि यार बजटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट वुड बी अराउंड 3% ऑफ जीडीपी, ओके, बट उससे तो हमारा कम है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ओके तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक तो इनकम बहुत ज्यादा आ रहा है और जिसके मुकाबले हमारे खर्चे कम है, तो जिसके वजह से हमें ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स का भी कम देखने के लिए मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? प्राइमरीली ड्यू टू रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब जितना भी रेवेन्यू रिसिट आ रहा है उतना ही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आप हमेशा देखोगे इंडिया का यही टारगेट होता है कि उसको रेवेन्यू डेफिसिट को हमेशा एलिमिनेट करना है, बट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्योंकि एलिमिनेट हुआ है मतलब जितने हमें रेवेन्यू रिसिट्स मिले हैं उतने ही हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। तो इसी के कारण आपका स्टेट का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज 2.8% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट इज प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है। हमने प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट पढ़ा था ना अभी रिसेंटली कल के लेक्चर में, जहां पे निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि हमें फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन करना है। फिस्कल प्रूडेंस मतलब हमें कम से कम खर्चे करने हैं, ठीक है। तो इसी को आप फिस्कल प्रूडेंस बोलते हो। तो उन्होंने वही बोला है कि पूरे स्टेट्स का मिला के हमारा कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज 3.1% ऑफ जीडीपी, ये हम बजट कर रहे हैं, ओके। कैपिटल बजट हमारा इंक्रीज होने के चांसेस है बाय द 42.6% इन द ईयर 23-24। अगर कैपिटल बजट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा से ज्यादा होगा बट उतने हमारे पास रिसिट्स ही नहीं रहेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट तो हमारा बढ़ जाएगा ना। तो यही चीज यहाँ पे बात की गई है। तो हमें लगता है ये कैपिटल बजटिंग के वजह से, कैपिटल एक्सपेंडिचर के वजह से 23-24 में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट रह सकता है वो 2.9% ऑफ जीडीपी रहेगा, ठीक है। तो बजटेड कितना है? 3.1% है। बट कैपिटल बजट बढ़ने के वजह से, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो बस 2.9% ऑफ जीडीपी रह सकता है। आने वाले टाइम में हमें चीजें बताएगी कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, ओके। बट अभी के अगर करंट टाइम में हम बात करें 21-22 और 2022-23 की बात करें हम, तो तब हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना था स्टेट्स का? दैट इज 2.8% ऑफ जीडीपी। तो ये तीन डेटा याद रखना है। नेक्स्ट इज स्टेट का टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। यार लाइबिलिटी कम होने वाला है यार स्टेट्स का, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। मतलब स्टेट्स अपने लोन पूरे के पूरे चुकता करने वाले हैं, या लोन्स जो भी लिए हुए हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम करने वाले हैं, तो कितनी अच्छी बात है।
तो ये लाइबिलिटी भी कम होने वाली है, ऐसा बोला गया है। कितना कम होने वाली है यार? 23-24 में स्टेट की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगी 27.6% ऑफ जीडीपी, जो कि 2020-21 में थी 31%। ठीक है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो अच्छी बात है। बट हाउएवर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी may remain higher than 30% of GDP for many states। क्यों रहेगा? क्योंकि यार ये जो कुछ स्टेट्स है ना जिनका 30% ऑफ जीडीपी से उनका लाइबिलिटी ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो फालतू के पैसा खर्च कर रहे हैं। फालतू का पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे तो ऑब्वियसली वो स्टेट गवर्नमेंट का ही ज्यादा से ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से आरबीआई को लगता है कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट्स की रहेगी वो 30% से ज्यादा रहेगी बहुत सारे स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि वो स्टेट्स ओपीएस पे जाने का बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट्स का इनकम उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और क्योंकि वो स्टेट्स माइनिंग के एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। माइनिंग के एक्टिविटीज क्या है मैं नीचे बात करूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। पहले ये समझ लो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आपको सबको पता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारा नेशनल इनकम। क्या होता है एग्जैक्टली हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है, तो अभी पॉइंट नहीं बनता है डिस्कस करने का। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या यार? स्टेट का जीडीपी इज नोन एज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब नेशनल जीडीपी। फॉर एन एग्जांपल इंडिया का इनकम इज 100 करोड़ रुपीस। सो इंडिया का इनकम इज नथिंग बट द जीडीपी। वो 100 करोड़ में से 20 करोड़ आपके महाराष्ट्र का इनकम है, दैट इज महाराष्ट्र का जीडीपी है। तो उसको आप क्या बोलोगे? दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर स्टेट का जीडीपी है तो उसका आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलोगे। फॉर एन एग्जाम्पल महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है 20 करोड़ टू द नेशनल जीडीपी, तो आप बोलोगे कि महाराष्ट्र का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 20 करोड़ रुपीस। आई होप इट इज क्लियर। तो यार जीएसटी के वजह से भी बहुत ज्यादा टैक्सेस मिले हुए हैं स्टेट्स को, तो जिसके वजह से उनका इनकम बढ़ गया है। तो उनका इनकम बढ़ गया है तो जिसके मुकाबले उनके खर्चे भी थोड़े कम हो गए हैं। इसीलिए बोला गया है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का वो अभी अच्छे खासे लिमिट पे है। ओके, इन केस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज यार गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वाटर के थ्रू, रॉयल्टीज के थ्रू। ओके, तो इसके थ्रू तो पैसा आ रहा है। प्रीमियम्स फ्रॉम माइनिंग से भी पैसा आ रहा है, उनके पीएसयूज के थ्रू भी पैसा आ रहा है। यार अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के ना उनके अपने अपने अलग पीएसयू है। जैसे गुजरात गवर्नमेंट का पीएसयू है जीएनएफसी, दैट इज फर्टिलाइजर कंपनी। तो जीएनएफसी उनका पीएसयू है। तो अगर वो पीएसयू अगर अच्छा काम कर रहा है, वो पीएसयू अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को भी तो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस मिलेंगे ना। तो यही बोला गया है पीएसयू अच्छा काम कर रहा है। यार इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, वाटर के टैक्सेस बढ़ा दिए स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ऑब्वियसली जिसके वजह से भी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इनकम मिल रहा है। सिंपल। स्टेट गवर्नमेंट अगर तरह तरह की पेनाल्टीज लगाएगा जिसके वजह से भी स्टेट गवर्नमेंट को इनकम मिल जाएगा। यही चीज यहाँ पे बोली गई है। यार प्रीमियम फ्रॉम माइनिंग मतलब क्या? कुछ कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स है जहां पे माइनिंग एक्टिविटीज प्रीडोमिनेंटली किए जाते हैं। दैट इज कोल की माइनिंग होती है, स्टोन्स की माइनिंग होती है। तो ये माइनिंग एक्टिविटीज से ना वो पर्टिकुलर पीएसयू का, जो भी वो पर्टिकुलर स्टेट में है, वो पीएसयू का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि माइनिंग इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो अगर माइनिंग की एक्टिविटीज अगर प्रॉफिटेबल है तो जो भी स्टेट्स में वो माइन है तो ऑब्वियसली वो स्टेट को भी ज्यादा से ज्यादा इनकम मिल जाएगी। ठीक है, थ्रू दी टैक्सेस। तो जब माइन अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो जो माइंस वो स्टेट में है वो स्टेट्स भी अपना पैसा अच्छा कमा रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर से आरबीआई ने बोला है कि हमारा जो स्टेट का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो अच्छे खासे रेंज में रहेगा। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे बोली गई है।
and these are the highlights of the RBI's report. Just a second, let me check if I'm recording the lecture. Yeah, I'm recording it. ये चीज मैंने न्यूज़पेपर से उठाई है. ओके, तो बिजनेस स्टैंडर्ड के 12 ऑफ दिसंबर में ये चीजें लिखी हुई थी. वहां पे क्या बोला गया है हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, पर अभी तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी. तो आरबीआई ने कंसर्न उठाया है कि क्या बोला है उन्होंने, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका एक्सपेंडिचर तो बहुत गंदा है. गंदा मतलब उनके पास उतना इनकम भी नहीं है, उनके पास उतने रिसिट भी नहीं है, फिर भी उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स को वार्न किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. उनको बोला है अगर आपके स्टेट्स की कंडीशन, आपके एक्सपेंडिचर ऐसे ही रहे तो आपके स्टेट्स पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब क्या, वो स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा अच्छे से अगर वो पूरा का पूरा अपना पैसा पेंशन पे ही खर्च कर रही है तो. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मेन मुद्दा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट में ओल्ड पेंशन सिस्टम के ऊपर था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप आपके एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चालू ही मत करो. अगर आपने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दिया जिसके वजह से आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर आपने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की तो आप बाकी सेक्टर्स का कैसे डेवलपमेंट करोगे. आपके स्टेट में एजुकेशन सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप कैसे डेवलप करोगे. तो अगर आपको उसको डेवलप करना है तो ओपीएस आप चालू नहीं करोगे, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है. ओपीएस क्यों चालू करना है, क्योंकि यार पॉलिटिकल वोटिंग के वजह से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट वोट बैंक्स के लिए ओपीएस को चालू करने की बात कर रहे थे, और कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट्स है उन्होंने ओपीएस चालू कर दिया भी है. कौन कौन से स्टेट्स है आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ. आज के न्यूज़पेपर में ही लिखा हुआ है, आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज दिख जाएगी. ओके, तो हमें पता है यार नेशनल एवरेज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का अगर हम अभी देख रहे हैं तो दैट इज 3.1%. बट गवर्नमेंट ने बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि ओपीएस पे ऐसे ही खर्चा चलता रहा, फालतू फालतू चीजों में अगर खर्चा चलता रहा तो ये जो डेफिसिट है स्टेट्स का वो 4% से एक्सीड कर जाएगा, एंड विच इज अ वेरी बैड सिचुएशन. ठीक है यार, हमारा the states have a debt level surpassing 35% of GSDP compared to the national average. ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि यार मान के चलो हमारे कंट्री का इनकम है, हमारे कंट्री का जीडीपी 100 करोड़ रुपीस. अगर 100 करोड़ जीडीपी है, अगर आप उससे ज्यादा डेट ले रहे हो, सो ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर आवर कंट्री. क्यों, क्योंकि उसको डेट को रीपे करने में ही पूरा का पूरा जीडीपी का पैसा चले जाएगा. अगर डेट को रीपे करने में ही पूरा का पूरा जीडीपी का अगर पैसा चले गया तो उस केस में बाकी सेक्टर्स कैसे डेवलप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे. ओके, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका डेट जो है उनके स्टेट जीडीपी से भी ज्यादा है. ठीक है, ऑब्वियसली अगेन दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट्स. ओके, तो हमारे डेट लेवल्स ऑफ जीडीपी पूरे इंडिया का कितना है, दैट इज 27.6%. ओके, बट कुछ कुछ स्टेट्स का है, कितना है यार, 35% चले जाएगा, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना है. कौन कौन से स्टेट्स को बोल रहा है, ऐसे स्टेट्स को बोल रहा है जो ओपीएस चालू करेंगे. ठीक है, जो फालतू की सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, ऐसे स्टेट्स का डेट लेवल उनके जीडीपी से सरपास होकर 35% से एक्सीड कर जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है. Any additional allocation for non-merit goods and services, subsidies, transfers, guarantees could jeopardize the fragile fiscal situation of the states, potentially disrupting the overall fiscal consolidation over the past 2 years. ठीक है, यहाँ पे बोला है यार जो ऐसे चीजों पे ही सब्सिडीज दो जो कि सीरियसली जरूरी है आपके स्टेट में डेवलपमेंट लाने के लिए. ठीक है, अगर आप फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को अगर सब्सिडीज दे रहे हो वो तो बहुत बुरी चीज है, क्योंकि वहां से तो हमारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. तो ऐसे चीजों पे तो आप सब्सिडीज ही मत प्रोवाइड करो. फर्टिलाइजर
फार्मर्स को आप 100 रुपीज का सब्सिडी दे रहे हो, बट ये आइडेंटिफाई करो ना 70 रुपए के सब्सिडी में उनका काम हो रहा है क्या? हो रहा है तो क्यों ज्यादा सब्सिडी देना? यही चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्वेश्चन की है। ओपीएस के बारे में ये ऑलरेडी नो, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा पुट किया है, ये डेटा आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी चीज है, डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हो। यहाँ पे ये बोला गया है अगर सारे स्टेट्स एनपीएस से मूव होके ओपीएस में मूव हो जाए, ये चीज हमने डिस्कस भी की थी 15 दिन पहले, सारे स्टेट्स एनपीएस से मूव होके अगर ओपीएस में शिफ्ट हो जाए तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, the cumulative fiscal burden could balloon to could increase to 4.5 times that of NPS with an additional burden of 0.9% of GDP annually by 2060। अगर हमारा कंट्री का जीडीपी है 100 करोड़ रुपीस, ओके, so 1% of 100 crore is how much? 1% of 100 crore is 1 crore rupees, okay, so 0.9% is 90 लाख रुपीस। तो यहाँ पे बोला गया है अगर आपके कंट्री का जीडीपी अगर 100 करोड़ रुपीस है तो उसमें बस 90 लाख रुपीस तो यार पेंशन को देने में ही जाएंगे बाय द ईयर 2060, एंड दैट इज अ वेरी ग्रीम सिचुएशन। इतना पैसा अगर हम पेंशन पे ही खर्च करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो तो बहुत बुरी सिचुएशन है, ऐसा आरबीआई ने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। अभी यार एनपीएस में पैसा जा रहा है दोनों का, स्टेट गवर्नमेंट का भी, आई मीन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है तो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का भी पैसा जा रहा है, ठीक है, तो दोनों का पैसा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ साल बाद पेंशन देने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है एनपीएस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेंशन देने की जिम्मेदारी नहीं होती, पेंशन देने की जिम्मेदारी होती है पेंशन फंड्स की, जहां पे राहुल अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। एनपीएस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कुछ दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात किया हुआ है, 4.5 टाइम्स दैट ऑफ एनपीएस। तो एनपीएस में यार जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ही नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट के इतने ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है एनपीएस को चलते। बट अगर ओपीएस पे शिफ्ट हो गए तो ऐसा बोला गया है कि जिसके वजह से 4.5 टाइम्स हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनपीएस। एनपीएस में अगर अभी 1 रुपया खर्च किया जा रहा है बाय दी गवर्नमेंट, उस केस में 4.5 रुपए खर्च किए जाएंगे ओपीएस में। सी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। 100 करोड़ अगर एनपीएस 1000 करोड़ अगर एनपीएस में खर्च हो रहे हैं तो उसका आप 4.5 गुना कर लो, तो 4,500 करोड़ ओपीएस में खर्च किए जाएंगे अगर हम एनपीएस से मूव करके ओपीएस में जा रहे हो। तो अगर इतना ज्यादा ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बाकी सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए पैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा यार, नहीं रहेगा। यही चीजें यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है यार, जीएसटी की वजह से बहुत ज्यादा पैसा आया है स्टेट्स को, हमें पता ही है कि जीएसटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आरबीआई ने कुछ रिकमेंड भी किया है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करो, डेटा एनालिटिक्स को यूज करो टैक्सेस में। आप ये देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है यार आप डेटा एनालिटिक्स का यूज करो। आप ये देखो कि आपके स्टेट के एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टैक्स में चोरी तो नहीं कर रहे। ओके, आपके स्टेट में जो भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज है, जो भी बिजनेसेस है, टैक्स देने में कोई चोरी तो नहीं कर रहे। ये कैसे पता चल पाएगा स्टेट गवर्नमेंट को? जब वो डेटा एनालिटिक्स को यूज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। अगर टेक्नोलॉजी बिल्ड करेंगे जिसपे डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जा रहा है, तभी जाके स्टेट गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि यार टैक्सेस की चोरी की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर उनको पता चला टैक्सेस की चोरी की जा रही है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऐसे टैक्स चुराने वाले लोगों को पकड़ेंगे और उनको बोलेंगे कि आपको अभी हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स प्रोवाइड करना है, अभी हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स आपको पे करना है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे किया जाएगा टू द स्टेट गवर्नमेंट तो क्या हो जाएगा, उससे स्टेट गवर्नमेंट का इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ जाएगा तो वो ऐसे चीजों पे लगा सकते हैं पैसा जिसके वजह से कुछ सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाए,
तो डेटा एनालिटिक्स को यूज करने की बात की है। यार रीइंफोर्स द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है यार, स्टेट गवर्नमेंट में आपका स्टेट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, स्टेट का जीएसटी डिपार्टमेंट होता है। तो वहां पे ये बोला गया है कि आपके इनकम टैक्स वाले जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, जो जीएसटी के एम्प्लॉयज है, स्टेट एम्प्लॉयज है, तो उनको बोला उनकी आप कैपेसिटी तो बढ़ाओ, उनको आप इतनी अच्छी तो ट्रेनिंग दो ताकि ये पता कर पाए कि कौन से एम्प्लॉयज, कौन से लोग वो पर्टिकुलर स्टेट की इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कौन बिजनेसेस वो स्टेट में जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज आप करोगे तो ही जाके आपके स्टेट के पास ज्यादा इनकम आएगी। तो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात किया जा रहा है इन द थर्ड पॉइंट, दैट इज री इन्फोर्सिंग द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रिपोर्ट ने क्या बोला है? और माइनिंग एज अ की सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, हमें पता है यार ये नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका माइनिंग, ओके, फॉर मिनरल रिच स्टेट्स एंड सजेस्टेड अ रोबस्ट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कर्ब इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज। ओके यार, मान के चलो 100 करोड़ का 100 केजी आपका क्या बन रहा है? कोल बन रहा है, ठीक है, और 100 केजी कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है 500 गीगावाट। 500 गीगावाट बेच के इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को फायदा हो रहा है कितने का? 500 करोड़ का। ठीक है, तो कब हो रहा है? जब 100 केजी प्रोडक्शन हो रहा है। बट मान के चलो ये 100 केजी प्रोडक्शन तो हुआ है, बट उसमें से 20 केजी कोल की तो चोरी हो गई है। तो अगर 20 केजी कोल की चोरी हो गई है तो 80 केजी कोल ही बचा। 80 केजी से कितना प्रोडक्शन हो रहा है यार? 400 गीगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। उस केस में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाला है? कितना हो रहा है? 400 गीगावाट हो रहा है। बट उस केस में पैसा कितना कमाया जा रहा है बाय दैट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी? 400 करोड़ रुपीज ही ओनली। ठीक है, तो जब पैसा कम कमाया जा रहा है बाय दिस इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, तो जो टैक्सेस भी पे किए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के द्वारा टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी तो कम रहेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो चोरी हो रही है ना आपके स्टेट में, ये जो कोल की चोरी हो रही है ना, वो चोरी को आप रोको। अगर वो चोरी को आप रोकोगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम आएगा, ऐसा आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना है। तो कैसे कैसे चोरी को रोक पाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सजेशंस भी दिया है। देखो हाउ स्मार्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। ओके, तो उन्होंने बोला जीआईएस का यूज करो, दैट इज मैप्स का यूज करो, और ड्रोन्स का यूज करो। आप ड्रोन्स का यूज करके ये पता कर सकते हो कि कौन से टाइम पे चोरी हो रही है, कौन से टाइम पे चोरी नहीं हो रही है। ठीक है, ड्रोन्स तो आसमान में रहेंगे ना, तो आसमान में पूरा का पूरा 360 डिग्री व्यू आ जाएगा। तो 360 डिग्री व्यू आ जाएगा। अगर 24 आवर्स का अगर वो सर्विलियंस है ड्रोन का, तो आराम से आप पता कर पाओगे कि कौन से टाइम पे चोरी हो रही है, कौन से टाइम पे चोरी नहीं हो रही है। कैमरे जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज होते हैं वो इतने एफिशिएंट होते क्या? नहीं होते यार, क्योंकि वो एक ही साइड का देखते रहते हैं, और उसमें भी जो इमेज होती है इतनी क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि आप ड्रोन्स का यूज करो। ड्रोन्स का यूज करोगे तो आपकी माइनिंग एक्टिविटीज में चोरी नहीं होगी। अगर वो चोरी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपना ज्यादा पैसा कमा पाएगी। अगर वो ज्यादा पैसा कमा पा रही है तो जिसके मदद से स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना है। सो दिस इज द होल एंड सोल ऑफ दिस रिपोर्ट। उसके ऊपर की जो एक न्यूज है वो भी मैंने कवर किया है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में कवर की गई थी 12 दिसंबर को। ठीक है, इसके ऊपर की और एक न्यूज है जो आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर की है आज के पेपर में, वो चीज आपको पढ़ना है। अगर उसमें कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है वो न्यूज समझने में, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के कमेंट में आप मुझे बताओ। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बट आपको सेशन कैसा लगा हो, कैसा नहीं लगा हो, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। Your comments are much more valuable to me because I have recently started this initiative 1 month back on the eve of Lakshmi Pujan.
तो आपको कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, आपको मजा आया है या मजा नहीं आया है, ये चीजें आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for your love that you have given me till now through the Telegram messages, through the comment section, through emails, through LinkedIn, through Instagram, through Google Meet. I feel much more blessed while talking to you. Thank you so much, guys, and happy learning. Do better in your life. If you have any kind of doubts, do let me know in the comments section. Thank you so much. Hope to see you again in tomorrow's lecture. Bye bye.